हेलो। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज आपके साथ जो टॉपिक मैं डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहा हूँ, दिस इज़ अबाउट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ दैट व्हाट वी कैन डू आफ्टर क्लास 12th। उन्हें मैं डिस्कस यहाँ पर आपके साथ करने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, कुछ नहीं, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। जब वो अपनी 12th क्लास कर लेते हैं तो फिर अब हम क्या करें आगे, या 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं इसके बाद हम क्या करें, काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं। इस कारण से फैमिली भी सोचती है बारे में कि आखिर क्या करें, मतलब अब फिर इस चक्कर में क्या होता है, यहीं से कुछ गलत काम हो जाते हैं। यहीं से एक सबसे बड़ा काम ये होता है कि अगर आपके पास प्रॉपर विज़न नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर सोचने की और समझने का, या आपके पास अभी क्या चल रहा है सिनेरियो वो देखने का मौका नहीं है, तो फिर हम वो करते हैं जो सब कर रहे हैं। और जब हम ये करते हैं, जब सब कर रहे हैं, तो फिर हम बेकार करने लग जाते हैं। क्योंकि अभी डिसाइड करना कि आपने क्या करना है आगे, ये आपकी डायरेक्शन डिसाइड कर। टर्निंग पॉइंट जानते हैं आप? टर्निंग पॉइंट मतलब जिसके बाद आप एक यू टर्न ले रहे हो, जिसके बाद आप बेसिकली डिफाइन कर रहे हो या डिसाइड कर रहे हो अपनी लाइफ को कि किस डायरेक्शन में, किस एंगल पर आपको चलना है। 12th तक सबका एक ही काम है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। 12th तक हर कोई पढ़ता है, जो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा या कुछ भी बनेगा, वो 12th तक पढ़ेगा ही पढ़ेगा। देखो ना, मतलब समाज की कैसी विडम्बना है कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस के अलावा कोई एग्जाम्पल ही याद नहीं आ रहा है। क्या एग्जाम्पल नहीं होते यार? होते होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा कि हमें 12th क्लास के बाद डिसाइड करना कि हम क्या करें। उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों से थोड़ा सा बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा जरा। आजकल थोड़ा सा बच्चे जो हैं वो पहले से अवेयर हो चुके हैं, हो सकता है आप भी उनमें से वो, जो लगभग 6ठी क्लास से 8वीं क्लास से सोचने लग जाते हैं हमें क्या करना है। सोचने के लिए तो बच्चों के मन में इस तरह की चीज़ें बचपन से ही थोड़ा सा डाल दी जाती है कि बच्चा अगर 4th क्लास में पढ़ रहा है, क्या बनोगे, तो भैया हम इंजीनियर बनेंगे, IITN इंजीनियर भी नहीं अभी। और हमें कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं IAS बनूंगा। 4th क्लास में बच्चा कहता है IAS बनूंगा, 5th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में IAS बनूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आता रहता है, जब सच में IAS बनने का मौका आता है, जब सच में उसके पास ग्रेजुएशन करने का अब मौका आया, फिर उसे कहीं ना कहीं महसूस होता है कहीं ऐसा तो नहीं यार मेरे से नहीं होगा, या फिर कंपटीशन टफ़ है, मैं कैसे सरवाइव करूँगा, मैंने अभी तक 10th 12th में तो कुछ इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं, कैसे होगा, मेरे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। उसने किया, उसके पास प्रॉपर गाइडेंस था क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी ये ऑफिसर्स थे, उसके घर में ऑलरेडी इंजीनियर्स थे, उसके घर में उसके बड़े भाई तो ऑलरेडी IIT है, इसलिए वो कर पाता है, मेरे पास नहीं है। इस तरह की चीज़ें आने लग जाती हैं। फिर हम अपनी सोच को कंप्रेस करते हैं, हम अपनी सोच को बोलते हैं भाई कहाँ उड़े जा रही, पास आ जरा, इतना बस का नहीं है। फिर हम अपने आप को समझाते हैं कि यार चादर उतनी ही मतलब उतनी ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर है आपकी। फिर हम अपने आप को समझाते हैं कि हमारे बस का यह है, इतने आप में करते हो, बगल वाला भी तो कर रहा, वही करते हैं ना हम भी, उसमें ज़्यादा स्कोप है। बच्चे पूछते हैं मेरे से अक्सर मैसेज में, सर ये करें क्या, किस में ज़्यादा स्कोप चल रहा सर? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इररिलेवेंट है, मुझे बुरा भी लगता है कि बच्चा ऐसे पूछ रहा है, ये बात ही गलत है पहले तो। लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि ठीक है यार, वो अपने हिसाब से ठीक ही बोल रहा, लेकिन असल में ये सोचने का सही तरीका नहीं है। जब हम ये सोच के चीज़ें कर रहे हैं कि स्कोप किस में ज़्यादा है, तो स्कोप तो आज हर चीज़ में ज़्यादा है, बुरे से बुरे काम में भी बहुत स्कोप है, तो क्या हम वो काम करने लग जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हमसे, हमारे लिए कंपेटेबल है, जिसके साथ हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, और जिसको हम कर भी सकते हैं, और जिसकी ज़रूरत भी है, जो काम समाज में वैल्यू भी एडिशन करेगा, ऐसा काम अगर हम कर पा रहे हैं तो वो बहुत बेहतरीन है। कहा जाता है कि अगर आप ऐसे काम को अपना प्रोफेशन बना दें जो कि आपका पैशन हो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, जो करना आपको पसंद हो, जिसको करने के आपको पैसे भी ना मिले, अगर आप उसी काम को अपना प्रोफेशन बना देते हो, उस पैशन को, तो वो ज़बरदस्त बात है। क्योंकि पैशन होता ही वो है कि अगर कोई कहे यार मुझे ना टीचिंग का पैशन है, तो टीचिंग का पैशन है मतलब कि यार वो इसलिए पैशन है, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं इसे करियर के तौर पे मैं इससे पैसा कमाऊंगा। वो कह रहा है मुझे पढ़ाने का ना शौक है। कैसे पता चलता है शौक है? जो मिला उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें बहुत, मतलब अजीब तरीके से नहीं कहना चाह रहा मैं कह रहा हूँ उसके अंदर एक इच्छा सी है, मतलब उसे पढ़ाने में थोड़ा मज़ा सा आता है, पता नहीं क्यों।
ऐसा नहीं कि अभी किसी ने बोला ऐसा तब वो मज़ा ज़बरदस्ती क्रिएट कर, आर्टिफिशियल नहीं, उसके अंदर से वो बात है। किसी को हो सकता है भाषण देने में मज़ा आता हो, किसी को बोलना बहुत बढ़िया लगता हो, करता भले ही ना वो, लेकिन उसे बोलने में बड़ा मज़ा आता है। उसे यार स्टेज परफॉर्मेंस, स्टेज फेस करना उसे बहुत पसंद है, उसको भीड़ के सामने बोलना बहुत पसंद है। तो ये उसका स्किल है, ये उसका पैशन है। इसके लिए अगर आप उसे पैसे भी ना दोगे ना तो वो तब भी करेगा। ये कहलाते हैं पैशन। कोई कह रहा मुझे डांस का बहुत तगड़ा शौक है यार, कोई कह रहा मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत तगड़ा शौक है यार। सिर्फ शौक इसलिए नहीं कि एक कुछ शौक तक है बस। क्रिकेट खेलने का शौक में इतना सा नहीं कहना चाह रहा कि बस खेलना है तो चल दिए और फिर धूप हो गई चलो घर आ जाओ। शौक ऐसा कि मतलब उसके साथ खेलने वाला ना बचे, उसके साथ ही खिलाड़ी भाग जाए वहाँ से कि यार ये इतना खेलता है यार, ये तो मैं थका के रख दिया इसने। सुबह से लेकर वो रात तक ग्राउंड में पाया जाए, बस वो टेक्निक्स क्रिएट कर रहा है कि कैसे करके मैं करूँ। उसने अपने घर में सचिन तेंदुलकर और लेजेंड्स की फ़ोटो चिपका के रख रखी है। ऐसा वाला इंसान जो मतलब प्योरली डेडिकेटेड है, उसको अब मार मार के हटाना पड़ रहा है लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है। उसकी पिटाई हो गई घर में तगड़े तरीके से, लेकिन वो बल्ला छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा ये पैशन है जिसमें सब आपके खिलाफ हो जाएं लेकिन आप फिर भी उसे कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा वो काम एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए ज़रूर जो दूसरों को परेशानी देने वाला ना हो। अब ऐसा नहीं कि आपको सब पूरी दुनियादारी मत करो, आप लगे हुए नहीं हमें तो करना है यार, तो ऐसा काम नहीं कह रहा मैं ऐसा कह रहा जो एटलीस्ट चलो समाज में वैल्यू एडिशन करे वो तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन एटलीस्ट किसी दूसरे को तो कम से कम तकलीफ ना दे। और ऐसा काम अगर आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। शुरुआत में समाज में ऐसी चीज़ों को फिर वो मिलता भी नहीं है, प्रोत्साहन नहीं मिलता, क्योंकि आप क्या सोचते हैं आज की डेट में कोई अगर किसी का घर में बच्चा, अगर कोई बच्चा अगर एक्टर बन जाए, हीरो बन जाए या कुछ बन जाए, है ना, सेलिब्रिटी बन जाए, तो बड़ी महानता मानी जाएगी। अगर वो उसकी एंट्री हो गई अगर किसी उसमें, तो एक माना जाएगा कि सेलिब्रिटी है। उसके परिवार वाले भी अच्छा प्रमोट कर रहे हैं। आजकल लोग इन चीज़ों को सीखने के लिए बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, बचपन से उन्हें इस तरह के जो ड्रामा स्कूल्स होते हैं ऐसी चीज़ों में उनको एडमिशन करवा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं बच्चे का। वहाँ अगर बच्चा वहाँ नॉमिनेट हो गया एटलीस्ट, मतलब अगर वो नॉमिनेट हो गया सिर्फ वो स्कूल के लिए एलिजिबल है, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मिठाइयाँ बांटी जा रही है कि हमारा बच्चा ड्रामा स्कूल के लिए सेलेक्ट हो गया यार। अब वो वहाँ पढ़ाई करेगा, जो भी करेगा, किसी ड्रामा की पढ़ाई करेगा, ड्रामा सीखेगा, कैसे कर रिएक्ट करना है स्क्रीन के सामने, वो सीखेगा। इस चीज़ को आजकल एक तवज्जो मिल रहा है। लेकिन आप अगर सोचें ना, आज से 50 साल पुराने जाके या 10, 20, 30 साल पुराने जाके इतना नहीं स्कोप था। उस समय लोग इसे अच्छा भी नहीं मानते होंगे इतना, मेरा यहाँ तक का मानना है। उस समय लोगों की सोच थोड़ी कंजर्वेटिव भी रही होगी या जो भी रहा होगा, लोग उसको एक नाटक मानते थे कि यार नाटक में काम कर रहा। लेकिन वही नाटक आज एक इंडस्ट्री बन चुका है, इसलिए उसकी वैल्यू है। तो उस समय जिन लोगों ने एक विज़न रखा, वो विज़न किसने रखा? जिसके पास पैशन था। इसलिए विज़न नहीं रखा कि उसको पैसे मिल रहे थे बहुत सारे सेलिब्रिटी। आज लोग अक्सर लोग इन चीज़ों में क्यों जा रहे हैं जिससे आप कहते हो कि मुझे करना है, आप क्यों जा रहे हो? आप देखो मूल में उसके कहीं ना कहीं अर्निंग है, मूल में कहीं ना कहीं उसके नेम है, फेम है और पैसा है। इंसान लगभग इन तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो सोच रहा है कि यार मैं जब जाऊँगा मुझे स्टारडम मिलेगा, मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, मतलब ये चीज़ें तो वो कर रहा है। तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। फिर जो आज की डेट में सेलिब्रिटीज़ हैं, जो आज की डेट में क्रिकेटर्स हैं, मतलब क्रिकेटर्स, मुझे जो आइडिया अभी आ रहा है मुँह पे, मैं वो बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र में ये आज की डेट में यूथ का एक वो है, मतलब यूथ की चाहत है। सचिन तेंदुलकर द लेजेंड क्रिकेटर जब थे 16 साल की उम्र में, मैंने सुना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था और अपना स्कूल वगैरह, क्या उन दिनों स्कूल नहीं चलते थे? क्या वैल्यू नहीं थी स्कूल की? थी, उन दिनों भी वैल्यू थी। उन दिनों हाई स्कूल 12th करने वाला सीधे बैंक में मैनेजर बनते थे। आज की डेट में लाखों लोग फॉर्म भर रहे, निकल कोई नहीं रहा, मतलब निकल गया रहे। 10 लोगों की सीट है वहाँ पे, लाखों लोग अब जाओ बाहर, चाहे कितने भी ब्रिलियंट हो। उस समय 10th 12th करने में अगर फर्स्ट डिवीज़न किसी आती थी, घर आके उठा के ले आते थे बैंक वाले, रेलवे वाले, सरकारी जॉब वाले, आर्मी वाले, पुलिस वाले। ये एक ज़माना हुआ करता था। तो उस समय सोचो ना फिर कि सरकारी नौकरी लोग तो सरकारी नौकरी लोग पहले से मानते थे इसको। तो उस समय क्या उन्होंने फेस नहीं किए होंगे इस तरह की सिचुएशंस? तो ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने उस ज़माने में जो किया और वो आज हमें दिखाई दे रहा। तो उनकी आज के उसको मत देखें, आज जो उनकी लग्जरियस लाइफ है या आज के उनके मुकाम को न देखें, उनके उस समय की सोच को देखें। तो आपको एक चीज़ नजर आएगी, पैशन था, सिर्फ पैशन था। दुनिया कह रही थी कहने दो, हमें जो लग रहा है हमें पता है हम करने क्या वाले हैं। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये पता था उन व्यक्तियों को जिन्होंने ऐसा किया।
इसीलिए मैं जो बात अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये इसी चीज़ में सबसे पहली बात है, क्लियरिटी रखें। क्लियरिटी किस चीज़ की, कि जो आप कर रहे हो ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, स्कोप किस चीज़ में। ठीक है, हर बच्चा सोचता है, हर बच्चे की फैमिली सोचती है कि यार बच्चा स्टेबल हो, वो खुद सोचता है अपने आप के लिए कि यार, या सोचती है अपने आप के लिए कि मैं एटलीस्ट मतलब मेरा करियर एटलीस्ट बने। करियर यानी कि मेरा फ्यूचर कम से कम सिक्योर हो यार, कि यार जॉब्स बहुत कम हैं, गवर्नमेंट में इतनी मुश्किल है, मैं क्या करूं, किससे करूं। बच्चा कभी डरता भी है कि यार कैसे करूं, और वास्तव में सिनेरियो बनी इस तरह का कुछ है कि अगर हम सिर्फ जॉब में जाएं, जॉब मतलब JOB, जस्ट ओबे योर बॉस, जस्ट ओबे बॉस, ये जॉब हुआ। और जॉब को हिंदी में नौकरी कहते हैं, और नौकरी तो नौकर करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंसान, या मतलब आजकल का कहीं ना कहीं यूथ, या आजकल कहीं ना कहीं अगर हम देखें अपना जो सोसाइटी है, वो नौकरी को ज़्यादा प्रमोट करती है। धीरे धीरे ये चीज़ कम हो रही है क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन नौकरी मतलब पहले तो सुनने में ही एक शब्द ही ऐसा है कि जो अपने आप में साक्षात बेइज्जती है कि आप नौकरी करते हो, ये साक्षात बेइज्जती है। लेकिन ये कोई बात नहीं, समाज का हिस्सा बन चुका है। अब नौकरी को लोग वैसे नहीं, नौकरी को लोग एक अच्छे तौर पे लेते हैं कि नौकरी कर रहे हैं, नौकर है, अच्छे तौर पे लेते हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है। और उसमें भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, वो सब कुछ बातें ठीक है अपने अपने हिसाब से। अब क्या होता है कि 12th क्लास में जब स्टूडेंट आता है तो वो सोचता है कि यार क्या करूँ, इंजीनियरिंग करूँ। इंजीनियरिंग करने के लिए उसे एक आइडिया आता है, ऐसा करते हैं JEE का फॉर्म फिल करते हैं, IIT निकालेंगे, और IIT जब हमारा हो जाएगा तो हम एक इंजीनियर बनेंगे और हमें एक बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। बहुत शानदार बात है। लेकिन यार मेरा जहाँ तक का मानना है ना, ये मिलता उन्हीं सबको है ना जो उसको डिज़र्व करते हैं, जो सिर्फ डिज़ायर करते हैं उनको नहीं। क्योंकि जो IIT के लिए बच्चा होता है ना, असल में वो 9th-10th से बच्चा प्रिपेयर करने जाता है, वो क्वेश्चन नहीं करता वाले, असल में वो एक अच्छे उसमें आता है, गाइडेंस में आ जाता है। वो अपनी तैयारी को अब इस तरीके से कर रहा है, वो पढ़ 9th ही रहा है, लेकिन माइंडसेट ऐसा लेके चल रहा है कि उसे पता है मैंने 10th 11th 12th में क्या, जो जैसे वो 11th में आता है वो अवेयर हो जाता है अपने चैप्टर्स के प्रति, क्योंकि उसे पता है जो मैं पढ़ रहा हूँ एग्जैक्टली चैप्टर IIT में आएगा, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, उस तरह से वो सोचने लग जाता है एटलीस्ट। तो उसमें गाइडेंस का एक महत्वपूर्ण रोल है। गाइडेंस का क्या महत्वपूर्ण रोल है कि उसको इस तरह से बढ़ाया जा रहा है आगे कदम कदम करके। 11th में आकर या 12th में आकर भी कोई अगर सोच रहा है वो अच्छा कुछ कर सकता है। और 12th में आकर ही 12th का एग्ज़ाम हो गया तब आप सोच रहे हो मुझे IIT करना है, थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए नहीं पड़ जाएगा मुश्किल की टफ है, इसलिए पड़ जाएगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो दो तीन गुने आगे पहुंच चुके हैं आपसे। अगर आप 12th में तैयारी, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसे में होता है ऐसा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ की कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करें जो 12th के बाद अगर एटलीस्ट स्टार्ट होती है, डिफेंस की ND की प्रिपरेशन कोई बच्चा करना चाहता है, या फिर कोई JEE की या मेडिकल की, या फिर जो भी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 12th के बाद होते हैं, वो उनकी प्रिपरेशन अगर 12th में ही स्टार्ट करें, गलती है यार। जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को ऑफलाइन तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि आप ना क्या करोगे, तो बच्चे बताते हैं कुछ, अरे कभी क्या 12th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, वो कहता है सर मैं ना IIT की तैयारी करूँगा। मतलब कब करोगे? 12th के बाद ना सर मैं IIT की तैयारी करूँ, मतलब 12th के बाद मैं IIT की तैयारी करूँगा, मैं IIT नहीं करूँगा, अभी तैयारी करना स्टार्ट करूँगा। तो IIT की सिर्फ तैयारी करना भी आज एक जॉब, मतलब एक चीज़ हो चुकी है कि ये कर रहा हूँ तो तैयारी कर रहा हूँ, ये काम है अपने आप। तो क्या आपको लगता है नहीं हो पाएगा ना यार? दिक्कत है बड़ी। अब 12th के बाद आप सोचोगे तो आप पे एक पहले तो प्रेशर ये रहेगा कि मैं ड्रॉपर हूँ यार 12th में। मेरे साथ जो बच्चा और कॉम्पिटिटर है वो 11th 12th वाले हैं जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें कितना मुश्किल होता है। वो तो एक फाइनल टच देने वाली बात होती है कि आप बाद में दे रहे हैं, आप तैयारी ही स्टार्ट 12th के बाद कर रहे हो, मुश्किल है, फिर नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं 12th के बाद जब देखते हैं कि हमारा साथ वाला ये कर रहा है वो कर रहा है, हम उसको फॉलो करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ अक्सर स्टूडेंट करते क्या है। 12th के बाद कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिकल में जाता है, और कोई कॉमर्स वाले जो होते होंगे वो अपना अपना फील्ड देखते होंगे, जो भी उनका CA वगैरह की लाइन होती होगी, एग्जामिनेशन होते हैं आगे जाकर कैट वगैरह के, उनके लिए वो प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए अभी से मतलब बैचलर्स करते हैं पहले अपना। तो मैं आपको सबसे पहली जो बात कहना चाहूँगा 12th के बाद जो एसेंशियल है वो है आपका बैचलर्स। आपके पास बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। आपके पास BSc हो, आपके पास BA हो, आपके पास BCom हो, आपके पास BTech हो, BE हो, कुछ भी हो आपके पास एटलीस्ट। अब इसमें बच्चों के पास सबसे बड़ा जो वो रहता है भ्रम ये कि यार हम ना BSc करेंगे, पता नहीं क्यों BSc इतना अंडररेटेड है यार, मैं मान नहीं पाया सच में। मैंने BSc करा हुआ और मैंने MSc भी करा हुआ, और मैं मानता हूँ कि BSc एक बहुत श्रेष्ठतम क्लास है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अंडररेटेड है असल में अपनी सोसाइटी में, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। बताओ हालात क्या है आजकल के ज़माने के। जब मैं BSc कर रहा था ना, जैसे कोई मेरे से पूछता था ना क्या कर रहे हैं, मैं कहता था BSc सेकेंड ईयर, और ऐसे पूछता था और क्या कर रहे हैं यार, मैं बोलता था यार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं बचते थे बोलने के लिए सामने वाले को। मैं कहता था मजाक समझ रहे क्या BSc को यार ये लोग,
और पूछते मत आओ। मतलब उनका मानना है कि बीएससी तो कर रहे ठीक है, और क्या कर रहे, साथ में तैयारी कर रहे नहीं कर रहे बैंक की, साथ में रेलवे की एसएससी की तैयारी कर रहे नहीं कर रहे तो फिर नहीं आगे बस का कुछ। बीएससी लोग मानते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो तब बीएससी कर लिया। ओहो माय गॉड, ये कहाँ चल रहे हैं हम कुछ नहीं हुआ तो हम फिर बीएससी कर रहे। बीएससी अगर आप पढ़ेंगे, आप मतलब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट रिलेटेड है और उसमें अगर पीसीएम से है, क्योंकि मुझे पीसीएम का एक्सपीरियंस है, अगर आप बीएससी पढ़ेंगे मतलब मज़ा ही अलग ही दुनिया है यार। और अगर हम उसके साथ सामने वाला कहते रहेंगे और क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता कि इन्हें कहो क्या। मेरे साथ का बच्चा जब मैं बीएससी में था, मेरे जो आगे बैठता था, रोल नंबर इसका मेरे से आगे था, एक पेपर था न्यूमेरिकल एनालिसिस का, मैथमेटिक्स का एक पेपर होता है जिसमें कंप्लीट काम होता है कैलकुलेटर का सारा काम कैलकुलेटर का होता है उसमें। मतलब उसके कैलकुलेशन ऐसे होते नहीं है जो मैनुअली हो, वो कैलकुलेशन ही कैलकुलेटर वाले रहते हैं। वो 10 मिनट लेट आया पहले तो एग्ज़ाम देने, मेरे आगे आया, मैंने देखा खाली हाथ आ रखा, वही रोज का हिसाब एक पेन लेके खाली हाथ, और आके बैठ गया। उसे पता ही नहीं कि पेपर में अभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी होगा, है ना। अब मैंने पूछा भाई कहाँ से आ रहा है इतनी लेट में, कुछ नहीं यार अभी ना वो बैंक की तैयारी जो मैं क्लासेस जाता हूँ वहाँ से आ रहा, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास चल गई थी। इतना लाइटली ले रखा एग्ज़ाम को बीएससी, ये बताओ यार। मतलब ये अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, कुछ कह सकते नहीं कह सकते कुछ। सिर्फ बीएससी नहीं, एमएससी में भी इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं। लोग बड़े ही मतलब अनमने तरीके से करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं कि जैसे यार क्या मजाक होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं यार, अगर आप बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, आप इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे क्या कहते हैं हमें ना सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, हमें आईएएस वाईएएस बनना है, हमें तो हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, अच्छी बात है, बहुत मतलब अच्छी जॉब है, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। तो अब फिर बच्चे पूछते हैं कि सर क्या करें, बीए करें क्या। ये मिथ है अपने आप में। मतलब देखो अब मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा पता है इन चीज़ों के बारे में, तो मैं आपको जो गाइडेंस दे सकता हूँ एटलीस्ट। आपको मन करेगा आप और आगे पता कर लेना, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ एकदम सच है। आप बीए, बच्चों का मन में रहता है कि बीए करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी कोई ना बोलता है 10th के बाद, वो अच्छी खासी मैथ्स पढ़ रहे थे बेचारे, अच्छी खासी दुनिया में थे मैथ्स की, कम चीज़ें याद करनी पड़ती थी, कि यही आया उनकी ज़िंदगी में अचानक से उनके रिश्तेदार या कोई उनका बड़ा भाई बहन या कोई एकदम से कहते हैं भाई बीए ले ले यार, वो ले ले, आर्ट साइड ले ले 11th से। वो बेचारे की मैथ्स अच्छी है, 95 नंबर आ रखा हो 100 में से 10th में, लेकिन उसको बोल दिया कि अब क्या ले लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट साइड ले लो। अब आप, मैं ये नहीं कह रहा सब्जेक्ट गलत है, लेकिन ये सोच के जिसने लिए वो बहुत गलत है, सरासर गलत है। ले लिए बेचारे ने, चलो कोई बात, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था ना, उसका इंटरेस्ट था मैथ्स अच्छी थी उसकी, आपने उसे एक लालच दिखा के। कभी कभी क्या होता है, बच्चा 10th में मैथ्स में अच्छे नंबर आया, कोई कहेगा नीट कर ले भाई, तो ऐसा कर 11th में मैथ्स मत लियो गलती से भी, मैथ्स लेगा आईआईटी के लिए कंपटीशन तगड़ा है, नीट में चल जा। नीट में बच्चे जितने आते हैं वो सब बच्चे मेडिकल वाले रहते हैं। मेडिकल में 80% बच्चे बायोलॉजी इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें मैथ्स अच्छी नहीं लगती। 80% बच्चे ऐसे ही होते हैं, आप माने ना माने। पीसीबी लेने वाला बच्चा 80% वही है जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं, जिसे मजा नहीं आता मैथ्स में, वो मैथ्स से बचने के लिए बायोलॉजी लेता है। वो बायोलॉजी इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसे बायोलॉजी लेनी थी। ऐसे 20% होते हैं जो बायोलॉजी इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी लगती है। अब होता क्या है, तो बच्चा उससे सामने वाला आइडिया देता है, वो कहता है भाई देख लॉजिक सुन तू, क्योंकि अगर तेरी मैथ्स अच्छी है तो वहाँ जाएगा तो जो मैथ्स छोड़कर आए हुए बायोलॉजी लड़की, फिजिक्स तो मिलेगी ना उन्हें, अब फिजिक्स मिलेगी तो उसमें स्ट्रगल कर देंगे और तू वहाँ बाजी मार लेगा क्योंकि तेरी मैथ्स अच्छी है। तो लॉजिक चमकता है। मुझे भी दिया गया था इस तरह का एक आइडिया अपने टाइम पे, तो इस चक्कर में बच्चा करता है। तो ये ऐसे ही आर्ट साइड के लिए कि यार ऐसा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट 11 से पढ़ोगे ना तो फिर तुम्हारा बहुत तगड़ा बेस बन जाएगा, आईएएस की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत जो आप पास्ट ईयर में टॉपर्स देखेंगे जो नंबर 1 रैंक ला रहे हैं वो इंजीनियर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई नहीं। नंबर 1 रैंक जो लाते हैं ऐसे भी बच्चे रहे लास्ट ईयर्स में, जो नंबर 1 रैंक लाए मैथ्स ऑप्शनल के साथ लेके आए, मैथ्स पढ़े बच्चे, तो ऐसे रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आईएएस की तैयारी के लिए ज़रूरी क्या है ना, उसमें क्या होता है कि 2-3 हिस्सों में पेपर आपका होता है। सबसे पहला वाला आपका जो हिस्सा रहता है वो प्रीलिम्स का हिस्सा रहता है। प्रीलिम्स का मतलब ये होता है कि आपको उसमें कुछ सब्जेक्ट, आपके पास सारे सब्जेक्ट का जितने सब्जेक्ट रहते हैं, जीएस के जो सब्जेक्ट रहते हैं उनका एक मल्टीपल चॉइस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। एक तरह का वो स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है, क्योंकि भरने के लिए तो फॉर्म कोई भी भर सकता है ना, तो इतनी सारी भीड़ को कैसे हैंडल करेंगे, तो स्क्रीन लगा देते हैं आगे से इस एग्ज़ाम की। अब इसमें जो नॉन सिंसियर स्टूडेंट है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाते हैं, थोड़े बहुत सिंसियर स्टूडेंट अंदर पहुँच पाते हैं। अब उन सिंसियर स्टूडेंट पे भी क्या पता तुक्के लग गए उनके, या फिर क्या पता कुछ क्या हो गया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहुत सही बैठता हो इनका,
तो इसलिए अब इनके साथ मेंस खेला जाता है। मेंस में क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, मैं ज़्यादा डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको इन बारे में, मैं भी मोटा मोटा बता। तो उसके बाद मेंस का सबका एग्जाम होता है। अब उसमें हिस्ट्री GS1 GS2 करके अलग अलग पेपर होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे ऐसे करके सबके अलग अलग पेपर होते हैं। लेकिन उसमें एक पेपर ऐसा भी होता है जो ऑप्शनल आपका छांटा हुआ खुद का सब्जेक्ट होता है, जो कि काफ़ी वेट रखता है। ऑप्शनल के 2 सब्जेक्ट, पहले क्या होता था एक ही में होते थे, लेकिन अब 2 ऑप्शनल 2 होते हैं, मतलब ऑप्शन 1 ऑप्शनल 2 करके। पहले होता था ऐसा ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2, अभी एक ही ऑप्शनल होता है। और उस ऑप्शनल के में बेसिकली पार्ट होते हैं 2 तरीके से, 2 पार्ट होते हैं उसमें अभी भी। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा, अब आप पता नहीं कितने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से आप कुछ भी छांट लो, उसी में मैथ्स भी रहता है, फिजिक्स भी रहता है, केमिस्ट्री भी रहता है, साइंस वालों के भी रहते हैं, कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी तो रहते ही हैं। अब अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, अगर आपने 11 12 से मैथ्स अच्छी पढ़ी, BSc में अगर आपने मैथ्स पढ़ी, BSc का सिलेबस आ रहा है उसमें, BSc का सिलेबस आ रहा है उसमें सारा का सारा। अब बताओ अगर आपने BSc की मैथ्स अच्छे से पढ़ी होगी तो नहीं कर पाओगे। और ऑप्शनल में बताते हैं जिसने ऑप्शनल अच्छा कर रखा वो आधे से ज़्यादा एग्जाम खींच के लिए आता है अपने पास, 80% एग्जाम उसके कब्जे में, क्योंकि जिसका ऑप्शनल ठीक है तो, क्योंकि बाकियों को कर ही लेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या इतना भी क्या टफ है, होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कोई पहले बेस की जरूरत है। मैथ्स के लिए तो बेस की जरूरत है ना यार। अब उसके फिर आपने डीमेरिट्स होते हैं, आपने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि आपके पास अगर ऑप्शनल जैसे आपने लिया, तो कुछ बच्चे बोलते हैं ऑप्शनल हिस्ट्री लूँगा ताकि मुझे मेंस में भी फ़ायदा मिले, मुझे ऊपर से उसमें प्रीलिम्स में फ़ायदा मिले। मैथ्स लेने वाले के लिए कहीं फ़ायदा नहीं है। मैथ्स लेने के लिए घाटा ये है कि जो मैथ्स पढ़ रहा अलग से इतना टाइम डिवोटी करके दे रहा है, 13-14 चैप्टर्स मॉड्यूल्स पढ़ रहा है, 13-14 बुक्स पढ़ रहा है, चैप्टर नहीं, तो वो पढ़ रहा है मैथ्स की, और वो सिर्फ ऑप्शनल में काम आ रही है, ना उसका प्रीलिम से लेना देना, ना मेंस के बाकी सब्जेक्ट्स से, ओवरलैपिंग कहीं नहीं। लेकिन उसका फ़ायदा फिर ये होता है कि आपको मैथ्स में नंबर जो आपने किया उसके आधार पर पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आंसर पे आपको नंबर मिलते हैं। तो इस तरह का होता है। तो इसलिए स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप BSc कर रहे हो तो आप अपने एक सब्जेक्ट को, अगर आप इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे फ्यूचर में कोई, तो आप अपना ध्यान रखें कि आप उस सब्जेक्ट को भी एक सब्जेक्ट पे पकड़ बना के रखें, वो इंपॉर्टेंट है। BA करें BSc करें बिल्कुल मैटर नहीं करता, मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी लगती है, इनको फोकस मिला। मेरा मानना है इसने 12th साइंस से किया, वो 12th BSc से ही करे। BA विद मैथ्स भी आती है, वो भी एक चीज़ है। उसके बाद अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, तो मेजॉरिटी ऑफ जो एग्जाम है वो सभी के सभी क्या होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल एटलीस्ट मांगते हैं, जो अच्छे लेवल के अच्छे पोस्ट के एग्जाम रहते हैं। अब क्या हो गया, एग्जाम में पहले क्या होता था 10th लेवल तक का आता था, 12th लेवल, अब कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें एग्जैक्टली BSc लेवल तक का भी आता है, लेकिन वो अच्छी वैरायटी के एग्ज़ाम है। मतलब अगर पुलिस में हम बात करें, वायरलेस डिपार्टमेंट जो होता है जिसमें RMO RI लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, वो एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली BSc मांगी जाती है, BSc की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मतलब एक टेक्निकल बंदा चाहिए उन्हें प्रॉपर, मतलब जिसको नॉलेज हो अच्छा खासा, सिर्फ 11 12 से काम नहीं चलता। तो सीधे इंस्पेक्टर रैंक की रैंक होती है, वो अच्छी रैंक। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो मैं भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप बेसिकली अगर आपका 12th हो चुका है, कोई आइडिया नहीं मिल रहा, तो मेरा मानना है BSc आप कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं हर बच्चे को कहता हूँ जो आपका मन कर रहा है वो करो, मैं अभी भी कह रहा हूँ वही करो, लेकिन कुछ चॉइस नहीं है तो BSc करें और साथ में एग्ज़ाम को टारगेट कर दें। और उस एग्ज़ाम में, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के दोनों आपस में ओवरलैप करने चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। और अगर आप BSc कर रहे हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, BA भी कर लें, BCom भी कर लें, एटलीस्ट बैचलर डिग्री के लिए पहले जाए। और जब आप बैचलर डिग्री के लिए प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं तो साथ ही साथ, लेकिन उसको जो आप बैचलर्स की पढ़ाई कर रहे हो उसको हल्के में ना लें। उसको हल्के में आप लोगे, आप सोचोगे कि उस पर ध्यान देते हैं, बैंक की कर लेते हैं तो हम साइड से कर रहे हैं, गलत बात है, गलत सोच है। फिर उसके बाद कुछ आइडिया रहते हैं कि जैसे BSc आपने कर लिया अगर, तो आपके पास इसके बाद कुछ ऑप्शंस होते हैं। आपके पास रिसर्चर लेवल के आप ISRO में जा सकते हैं, आपके पास नेट क्वालिफाई करने का एक मौका रहता है। नेट क्वालिफाई जब स्टूडेंट कोई करता है तो नेट के बाद क्या होता है कि उसे एक तरह का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक तरह का। इसमें आपको प्रोफेसर्स जो आजकल होते हैं, जो डिग्री कॉलेजेस में बनता है, उनके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए। तो नेट अपने आप में एक बड़ी बात होती है ना। तो उस एग्जामिनेशन में नेट क्वालिफाई करने के बाद कोई तरह का एलिजिबिलिटी वो होता है कि भाई मैंने नेट क्वालिफाई हूँ मैं। दूसरी बात, कभी आपने IIT का सपना देखा हो, 12th में पूरा ना हो पाया हो, JRF नेट JRF टाइप से एग्जाम होते हैं, इसको जब आप निकालते हो तो फिर आपको इसके बाद स्कॉलरशिप भी मिलती है आपकी पढ़ाई के लिए, और साथ ही साथ आपको IITs से कुछ आगे MTech या MSc ऐसा कुछ करने का मौका मिलता है। तो ये सब की सब अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं BSc के बाद, मतलब बैचलर्स डिग्री के बाद। और मैं जो अभी स्पेशली बात कर रहा हूँ ये BSc के बाद, तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी BSc के बाद MSc करने के बाद फिर आप PhD लेवल तक जा सकते हैं। मतलब वैल्यू होती है इन चीज़ों की, ऐसा ना सोचें कि यार इतने में हल्के में आता है। इसके बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आप थक जाओगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती है, लेकिन फिर उस हिसाब से थोड़ी बहुत मेहनत करें। इसलिए कह रहा हूँ जो भी करें ऑनेस्टली करें, मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उसको ऑनेस्टली करें, और थोड़ा सा 2-3 साल का विजन देख के करें
इसलिए ना करें कि पड़ोसी कर रहा है, अड़ोसी कर रहा है, मुझे बोल दिया। आपका है, खुद का कैरियर है, किसी के बोलने पर ना करें। आपके पेरेंट्स भी अगर आपको एटलीस्ट बोल रहे हैं कुछ करने के लिए ये कर लो, तो जब तक खुद से सेटिस्फाई ना मत करो, क्योंकि उन्होंने आपको बोला, क्योंकि उन्हें वो समझ में आया, उन्होंने आपके हिसाब से आपके अच्छे के लिए बोला। लेकिन आपको अपने में पता होना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये नहीं कि यार पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया तो मैं कर लेता हूँ, या बड़े भाई ने बोल दिया, दीदी ने बोल दिया, या फिर दोस्त ने बोल दिया, या टीचर ने क्यों ना बोल दिया, या मैंने ही क्यों ना बोल दिया। इस पर नहीं करना। थोड़ा बार अपने आप को सोचो, क्लियर रखो अपना कि मैं ये कर रहा हूँ और इस बीच में मुझे ये करना है और इस बीच में ये एक, अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड रहेगा, प्लान रहेगा, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। तो ये कुछ स्टूडेंट बातें थी। बाकी उसके बाद जो 12th में यार जिनके पास अभी एज लिमिट जिनकी ठीक ठाक है, अभी एनडीए का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, पेपर है उसका सितंबर में स्टार्टिंग में। अगर आपको लगता है कि 11th-12th में मतलब अगर आपको लगता है कि आपको फिल करना चाहिए, आपको फिल करना चाहिए। एनडीए के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता है मुझे बता देना चैट सेक्शन में। एनडीए की क्लासेस लेता हूँ मैं, स्पेशल क्लास और प्लस स्पेशल फ्री क्लासेस होती है, इसमें आके देखो जरा। मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, 11th-12th की मैथमेटिक्स होती है। और PRN 31 को एज आ इन्वाइट कोड यूज़ करना अगर आप फर्स्ट टाइम कभी आ रहे हो तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, यहाँ पे मेरी क्लासेस चलती है, टाइमिंग मैंने लिखा हुआ था। तो नेट की प्रिपरेशन, ये एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे एक ऐसी जॉब लगती है जो 12th क्लास की कम से कम एजुकेशन में, क्वालिफिकेशन में आपको एक ऑफिसर रैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए अगर आप मेहनत करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है तो आप यहाँ से स्टार्ट करें एटलीस्ट, अगर आप एलिजिबल हैं इन सब चीज़ों में। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही। होपफुली आपके लिए लेक्चर, ये सेशन इंपॉर्टेंट रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी प्रॉब्लम क्या है, ताकि मैं उसे रिजॉल्व कर सकूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय।